नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. Once again, I welcome all you on board for the topic of human resource development. In our previous lectures, we covered almost most of the areas for learning and development. But today, we are going to touch another topic which is also a function of human resource development, that is called performance. हमने उसमें परफॉर्मेंस के साथ हमने एक चीज़ ये भी देखी थी कि परफॉर्मेंस में कोचिंग का उसके साथ एक लिंक होता है. सो इन दैट पर्सपेक्टिव वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट certain dimensions of performance management and coaching. So let's start with today's lecture, that is performance management and coaching. Thoughts for discussions are: most employees already know what they should do and how to do it. Performance management is simply a matter of expecting tasks to be done correctly and on time. If the problem does not go away, the employee must be stupid, lazy, or have a bad attitude. Therefore, punishment is called for. Now, the performance management. In this topic, we will cover performance management defined, goals of performance management, components of performance management tools, performance review, creating performance goals, and development plan. Before we start over this definition, मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आप performance को as a single entity के तौर पे पहले देखें. उसके बाद इस एंटिटी को आप जिस भी चीज़ से लिंक करेंगे वो चीज़ आपके लिए एक सक्सेस फैक्टर क्रिएट करेगी. सो इन दैट रिस्पेक्ट आप सबसे पहले जेनेरिकली हम परफॉर्मेंस किसको कहते हैं आप उसको पहले देखें. क्या परफॉर्मेंस वो चीज़ होती है कि जो आपने एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है. लेट्स से कि आपने एक ये बेंचमार्क सेट किया हुआ है, एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है. ये एक टास्क है जिसको उसकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से आपने अकॉम्प्लिश करना है. अगर आप इस लेवल तक नहीं पहुंचते हैं या आप इससे ऊपर चले जाते हैं, इससे नीचे होते हैं, इसके बराबर होते हैं, वो जो डिफरेंस है लॉजिकली हम उस डिफरेंस को परफॉर्मेंस का नाम देंगे. उस डिफरेंस को हम लोग परफॉर्मेंस का नाम देंगे. वो परफॉर्मेंस आपकी अच्छी भी हो सकती है, अप टू द मार्क भी हो सकती है, वो आपकी बिलो एवरेज भी हो सकती है. उसके मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिसमें आप उस एक्टिविटी को रख सकते हैं या उस अकॉम्प्लिशमेंट को आप रख सकते हैं. लेकिन अदर देन दैट, अगर हम लोग परफॉर्मेंस की एक मैनेजमेंट के लिहाज से डेफिनेशन को देखें, ये तो हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया कि हमने इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से परफॉर्मेंस को देखते हैं. लेकिन अदर देन दैट, अगर हम लोग परफॉर्मेंस की मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखें, द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ अ गिवन टास्क measured against preset known standards of accuracy, completeness, cost, and speed in a contract. Performance is deemed to be the fulfillment of an obligation in a manner that releases the performer from all liabilities under the contract. इस सारे लेक्चर को, ये लेक्चर भी मोस्ट प्रॉब्ली हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आप इसको ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से भी, इसको इंडिविजुअल के लिहाज से भी, आप इसको टास्क के लिहाज से भी, तमाम डायमेंशंस के लिहाज से आप परफॉर्मेंस के एस्पेक्ट को समझ सकें या क्लियरली अडॉप्ट कर सकें. सो गोइंग हेड विद द डेफिनेशन इटसेल्फ, अगर आप इस डेफिनेशन में से मैं आपको कहूँ कि जो की एरियाज हैं या की पॉइंट्स हैं उनको इंडिकेट करें, तो वो कौन कौन से होंगे. यस, एग्जैक्टली. Number one is accomplishment, achievement,
एक एंटिटी है अचीवमेंट, अगेंस्ट व्हाट, टास्क, वो टास्क कि जिसका आपने एक स्टैंडर्ड रखा था, एक लेवल रखा था, एक बेंचमार्क रखा था। उस टास्क को किस हद तक आपने अचीव किया है, उसकी जो मेजरमेंट है उसको हम लोग परफॉर्मेंस कहेंगे। लेकिन याद रखिएगा एक चीज, दुनिया के लिहाज से भी, आपके पर्सनल लाइफ के लिहाज से भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिहाज से भी, जो कायनात के कुछ असूल हैं या कायनात जिस तरह मूव होती है, यूनिवर्स जिस तरीके से जिन बेसिस के ऊपर चल रही होती है, वो इम्पैक्ट फैक्टर है, लिंक्स हैं। हर चीज दूसरी चीज को लिंक कर रही है और उसका दूसरी चीज के साथ एक इम्पैक्ट है। उन दोनों का फिर एक तीसरी चीज के साथ लिंक होगा, उस तीसरी चीज के ऊपर उन दोनों चीजों का एक इम्पैक्ट होगा, और ये सारी चीजें मिला के फिर इस तरह बाकी तमाम कायनात की जितनी चीजें हैं उनको लिंक कर रही हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को उठा के आप ले आए मैनेजमेंट साइंसेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर। जब आपने परफॉर्मेंस को मेजर करना है, परफॉर्मेंस को आपने जज करना है, तो उसमें आप खाली ये नहीं देखेंगे कि वो टास्क कितना कंप्लीट हुआ, आप उस टास्क के साथ और कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो उस टास्क को इम्पैक्ट करें, उस टास्क को प्रेशराइज करें, या उस टास्क के ऊपर या उस चीज के ऊपर उनका कुछ इन्फ्लुएंस है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। जो कॉस्ट एंड द टाइम, यहां पे स्पीड से उसको मेजर किया गया, मैं उसको जेनेरिकली टाइम का नाम दूंगा। सो आप ये देखें कि गिवन टास्क, दैट इज योर स्कोप, आपका जो स्टैंडर्ड थे, बेंचमार्क था, वो आपका स्कोप बन गया। नेक्स्ट थिंग इज आपके कॉस्ट, अदर थिंग इज योर टाइम। ये तीन फैक्टर ऐसे हैं कि जिसकी बेस पे आप परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। कोई भी चीज उठा लें, कोई भी काम आप उठा लें, उस काम को आप जब करते हैं तो उस काम की अकॉम्प्लिशमेंट के बाद ह्यूमनली जब आप उस चीज को सोचते हैं या जज करते हैं, तो वो एक्चुअली इन तीन एरियाज के लिहाज से ही कर रहे होते हैं कि आपने उसको कितने परसेंट आपने वो काम अचीव कर लिया, या वो गोल अचीव कर लिया, या वो टास्क कंप्लीट कर लिया। सेकेंडली, कितनी कॉस्ट आई इसके ऊपर। थर्डली, आपने कितने टाइम में उसको अकॉम्प्लिश किया। हो सकता है कि कॉस्ट का फैक्टर उस जगह पर ना हो, तो आपके लिए उसमें टाइम का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा कि आपने कितने टाइम में उस चीज को कंप्लीट कर लिया। सो ये तीन एरियाज आपने याद रखने हैं। नंबर 1 इज योर स्कोप, दैट इज योर टास्क। नंबर 2 इज द कॉस्ट। नंबर 3 इज द टाइम। ये तीन फैक्टर हैं जिसकी बेस पे आप किसी भी काम को आप मेजर करेंगे, और मेजर करेंगे टू द लेवल ऑफ एक्यूरेसी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्चुअल एस्पेक्ट में भी इसको देखा जा रहा है। परफॉर्मेंस इज डीम्ड टू बी द फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन। एक ऑब्लिगेशन है, आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आपने मेरे लिए एक एक्स टास्क करना है, और ये हमने बाकायदा इसको कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया कि पर्सन ए इज गोइंग टू परफॉर्म एक्स टास्क फॉर पर्सन बी। सो ए और बी के दरमियान वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो काम लिखा है, दैट इज गोइंग टू बी अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट फॉर द टास्क। और जब वो फुलफिल हो जाती है, और फुलफिलमेंट के बाद person A would be released from all the liabilities of that task. So आप इसको भी परफॉर्मेंस कहते हैं।
अगेन मैं कहूँगा ये बात कि परफॉर्मेंस या किसी भी वर्ड, किसी भी चीज़ के बहुत सारे डायमेंशंस निकलते हैं. सो हर डायमेंशन को आपने जनरली टच करना है ताकि आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, उस कॉन्सेप्ट को आप किसी भी जगह पे इम्प्लीमेंट करके अपना रिक्वायर्ड जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, जो पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की या परफॉर्मेंस की, अब उसको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की डेफिनेशन के लिहाज से देखते हैं. परफॉर्मेंस प्लस मैनेजमेंट वुड बी अचीविंग गोल्स. नंबर 2, continual review of performance. Number 3, annual performance salary increase. Number 4, feedback and coaching. Number 5th, two-way communication. 6th, career and professional development. 7th, enhanced work performance. अगर आप इन सारे पॉइंट्स को देखें तो ये कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से एक सीक्वेंस दे रहे होंगे. ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक भी कर रही हैं, एसोसिएट कर रही हैं एक दूसरे को. सो पहला पॉइंट जो है, दैट इज फार मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इज अचीविंग गोल्स. कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपका जो सबसे पहली चीज है वो है अचीविंग गोल. अच्छा, यहां पे मुझे एक चीज आप बताएं कि एज एन एचआरडी प्रोफेशनल क्या आपका काम सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग देना है, लर्निंग एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, इवैल्यूएशन करना है, यानी कि ये हार्डकोर किस्म की जो चीजें हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ ये आपने करना है? अगर ये करने से आपके जो मोटिव्स हैं, आपका जो एक्चुअल असाइनमेंट है, अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो आई विल बी सरप्राइज्ड. क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आपका एक डायरेक्ट अप्रोच होती है और एक उसके कुछ फंक्शनल एरियाज होते हैं, कुछ उसके फैसिलिटेटिंग एरियाज होते हैं. सो जब भी आपने कोई काम करना है तो नॉट नेसेसरी कि आपने सिर्फ और सिर्फ वो डायरेक्ट एक हार्डकोर काम कर देना है तो उससे वो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा. नो, आई बेग टू डिफर. द एक्चुअल पॉइंट इज कि जब भी आपने कोई काम करना होता है, कोई भी काम करना होता है, अगेन आपकी पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, उस काम को करने में आपका कुछ आपके फंक्शनल एरिया होगा, कुछ हार्डकोर एरिया होगा, और उसके बाद उसके साथ साथ कुछ आपके फैसिलिटेटिंग एरियाज होंगे या सॉफ्टकोर एरियाज होंगे. सो ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्चुअली आपके एचआरडी फंक्शन में आपके जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, एक्चुअली लर्निंग प्रोग्राम्स हैं या उसका इम्प्लीमेंटेशन है, इवैल्यूएशन है, असेसमेंट है, जितने काम हैं वो उसका एक्चुअल मोटिव क्या है? एक्चुअल मोटिव है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन प्लस मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपने उनको इस लिहाज से कैपेबल बनाना है कि वो अपने मोटिव्स को या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, और वो मोटिव्स, वो ऑब्जेक्टिव बेसिकली अलाइन हो विद ईच अदर, ऑर्गेनाइजेशन प्लस इंडिविजुअल. तो ये सारे काम करने के लिए आप उसके साथ साथ जो आपका सॉफ्ट कोर एरिया है वो आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी है कि हाउ वेल दैट ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग, हाउ वेल दैट इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग. अब मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को कुछ इस तरीके से भी देखता हूं कि आपने एक काम करवाना है. एक तो है कि आप उसको डायरेक्ट अप्रोच में कराएं, आप पैसे दें, किसी भी लिहाज से करवा लें. एक है आपने उसका सोल्यूशन ढूंढा है कि वो हो सकता है कोई बहुत बड़ी सी रॉकेट साइंस ना हो सकता है वो कोई बहुत छोटा सा एरिया हो, बहुत छोटी सी चीज हो कि जिसको करने के बाद आप वो जो परफॉर्मेंस आप अचीव करना चाहते हैं वो आप कर लें. सो इन दैट गिवन सिनेरियो, जो अचीविंग गोल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, उसके फिर आगे काफी सारे कैटेगरीज बन जाती हैं जिसमें कोचिंग वगैरह भी आती है, मेंटरिंग आती है. ये इसीलिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड कोचिंग इस टॉपिक को लिंक किया गया है.
नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअल रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस। इस मोड लाइक कि आप मॉनिटर कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं कि वो जो डेविएशन हो रही है, हो चुकी है, या आप परसीव कर रहे हैं कि वो आगे होने वाली है, आप उसको किसी तरीके से कंट्रोल करें। नेक्स्ट इज एनुअल परफॉर्मेंस सैलरी इंक्रीज। ये एक उसकी कैटेगरी बन जाती है कि आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एनुअल परफॉर्मेंस सैलरी इंक्रीज का भी एक एस्पेक्ट रखना है। फीडबैक एंड कोचिंग, टू वे कम्युनिकेशन, कैरियर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ पे जो टू वे कम्युनिकेशन है, सम टाइम इन माई प्रोफेशनल लाइफ आई फील लाइक कि अगर ये वाला जो पॉइंट है, ये अगर आपका कॉन्टिन्यूस बेस पे होता रहे तो इट्स मोर लाइक अ प्रीएम्प्टिव एक्शन काइंड ऑफ अ थिंग, कि बहुत से मसले, इश्यूज क्रिएट होने से पहले ही आप इस पॉइंट के थ्रू उसको ख़त्म कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को अपने टास्क, मोटिव या गोल्स को अचीव करने के लिए, या जो काम आप उससे करवाना चाह रहे हैं वो करने के लिए उसको कोई ट्रेनिंग चाहिए, कोई स्पेसिफिक किस्म के डेवलपमेंटल प्रोग्राम से उसको गुजारना है। नॉट नेसेसरी। हर किसी पे हर चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होती। हो सकता है कि उससे सिर्फ आधा घंटा आपने बात ही कर ली, कोई डिस्कशन कर ली, कोई चीज़ उसको समझा दी, वो चीज़ें उसको इतना ज़्यादा मोटिवेट करें कि उसकी परफॉर्मेंस अबव एवरेज चली जाए या मोर देन द स्टैंडर्ड उसकी परफॉर्मेंस चली जाए। सो इसको भी हम आगे देखेंगे, कैरियर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड एनहांस वर्क परफॉर्मेंस। नाउ वी विल सी what are the goals of performance management. Number one is ties individual performance objectives to the organizational goals. Number two, promote partnership between supervisor and employee. Very important factor. Promotes ongoing open communication. Next, promote professional development. Next, establishes framework for future growth. Next, provides employee with ongoing written feedback. Now, let's see कि ये जो goals हैं, ये goals आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को अगर एक्चुअली अप्लाई करना है तो आपको उसके तमाम डायमेंशंस पता हो कि जहाँ जहाँ पे वो लिंक क्रिएट हो रहा है, वो जो लिंक बिल्डिंग है, वो लिंक बिल्डिंग आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है ties individual performance objectives to the organizational goal. जो इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ मैप करना है। नंबर टू, प्रमोट्स पार्टनरशिप बिटवीन सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉय। इस पॉइंट के अगेंस्ट एक वर्ड में यूज करूंगा, उससे आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा, दैट इज ट्रस्ट। ये जो प्रमोट पार्टनरशिप बिटवीन सुपरवाइजर और एम्प्लॉय है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपके कॉलीग को, आपके ग्रुप मेंबर को, आपके टीम मेंबर को, आपके एम्प्लॉय को, आपके जूनियर को, आपके अपने घर में अगर देखा जाए तो आपके बच्चों को या छोटे भाई बहन जो भी आपके साथ इन्वॉल्व हैं, उसके लिहाज से भी देखा जाए तो उस वक़्त तक आप अगले बंदे को हेल्प आउट नहीं कर सकते, या दूसरा जो आपसे छोटा है, जूनियर है, वो उस वक्त तक आपसे अपने इश्यूज को डिस्कस नहीं करेगा या आपकी बात को नहीं मानेगा जब तक कि वो दोनों के दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट का फैक्टर ना हो। जब ये दो चीज़ें आपस में होंगी तो तब ही आप उससे अपनी मर्जी का काम करवा सकेंगे, आप उससे अपनी बात मनवा सकेंगे। कुछ आप उसकी बातें मानेंगे लेकिन ज़्यादा वो आपकी बात मानेगा। ये जो पार्टनरशिप होती है, क्योंकि दोनों का मोटिव एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट में दोनों का मोटिव एक ही होगा, टू अचीव सर्टेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, चाहे वो घर के हों चाहे वो ऑफिस के हों। सो उस लिहाज से ये दोनों के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट का फैक्टर जो है, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक पार्ट बन जाता है। प्रोमोट्स ऑनगोइंग ओपन कम्युनिकेशन। अगेन ये बात हमने पीछे भी की थी, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसमें जो कोचिंग है वो एक्चुअली हेल्प कर रही होती है प्रोमोट करने में। वो जो ऑन गोइंग कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन फैक्टर को
promotes professional development, establishes framework for future growth, provides employee with ongoing return feedback. अच्छा, कुछ लाइन ऑफ डिफेंस एक चीज होती है, आपका एक बाउंड्री होती है, उसको ब्रेक करना है, फिर उसको दूसरी को ब्रेक करना है, फिर तीसरी को, फिर आप सिटी में एंटर हो जाएंगे और आपने उस एरिया को फतह कर लिया. नो, द पॉइंट इज, ये जो लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, मैं इसको इस तरह कहता हूं कि बाज़ औक़ात आपको ट्रेनिंग या बहुत हार्डकोर एरिया में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है या फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो है आपने उसी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर ली है. हो सकता है उसके बाद आपको नेक्स्ट कैटेगरी में या नेक्स्ट एरिया में एम्प्लॉय को लेके जाने की ज़रूरत ही ना पड़े अगर आपने ये जो सेकंड लास्ट और लास्ट पॉइंट है, अगर आपने इसी को समझ लिया या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के एस्पेक्ट को ही खाली समझ लिया. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को यूजुअली मैं इस तरह कहता हूं कि ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है. आप अगर इसको फुलफिल कर रहे हैं, हो सकता है आपको सेकंड स्ट्रैटेजी की तरफ जाना ही ना पड़े, क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अपनी काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज हैं, उसके अपने काफ़ी सारे लेवल्स हैं, उसकी टेक्निक्स हैं. अगर आप उन सारों को फुलफिल कर लें या उनको आप कंप्लीट कर लें तो आपको फिर बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आपके हो रहे हैं या आप परसीव कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में होंगे, तो वो नहीं होंगे. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज मोर लाइक इज प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, कि आप पहले से ही उस चीज़ को प्रिवेंट करना शुरू कर दो ताकि आपको वो मेडिसिन इफेक्ट या मेडिसिनल क्योर जो है उसकी तरफ आपको ना जाना पड़े. Components of performance management: performance and development planning, coaching and progressive review, performance and development review. Now, यहाँ पे अगर आप देखें इस स्लाइड में performance and development planning, coaching and progressive review, performance and developmental review, और उसके बाद इन तीनों पॉइंट्स में आप देखें कि ये एरो एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं. अगेन ये एक साइकिल है. मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आप इस लाइन ऑफ डिफेंस को ही प्रॉपरली डिफेंड कर लें या आप इसको ही प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर लें तो शायद आपका बहुत ज़्यादा बजट भी बच जाए, टाइम भी बच जाए, एक्सपेंसेस, ये सारा कुछ भी बच जाए और आपके जो एक्चुअल मोटिव्स आप अचीव करना चाह रहे हैं आप उनको भी अचीव कर लें. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल फॉर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट प्लानिंग. Number 1 is identify the goals and expectation. ये आइडेंटिफिकेशन जो है ये हर जगह का स्टार्टिंग है. आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है चीज़ें, गोल जो आप अचीव करवाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और उस आइडेंटिफिकेशन के स्टेप्स होते हैं. मीन्स कि आपने किस चीज़ को पहले प्रायोरिटाइज करना है, किस चीज़ को आपने पहले अचीव करना है. आइडेंटिफिकेशन में भी आपने ये देखना है कि आपने कौन सा फॉरमोस्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या है. उसके बाद आपके टाइम के लिहाज से आपने उनको मैप करना है कि ये जो इम्पोर्टेंट गोल है इसको अचीव करने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए होगा. ओके, उसके बाद जो सबसे नेसेसरी नेक्स्ट पॉइंट है जिसका टाइम शॉर्ट है, जो अपकमिंग इवेंट है, क्या उसके लिए मुझे कौन सी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है. सो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करने अपने गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन. नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश मेजरमेंट क्राइटेरिया. अगेन वो असेसमेंट क्राइटेरिया, एवेल्यूएशन क्राइटेरिया वाली बात आ गई कि आपने उसके बाद मेजरमेंट क्राइटेरिया एस्टैब्लिश करना है कि कैसे आपने उसको मेजर करना है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई गैप्स इन नॉलेज और स्किल्स रिक्वायर्ड टू अचीव ऑब्जेक्टिव. अब वो गैप आपने आइडेंटिफाई करना है जो नॉलेज और स्किल्स के लिहाज से होगा, जो रिक्वायर्ड है फॉर अचीविंग दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. डिस्क्राइब स्पेसिफिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज, और उसके बाद आपने उसको डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन सी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं कि जो उस टास्क के लिए रेलेवेंट हैं. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स फॉर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट प्लानिंग. आइडेंटिफाई द गोल्स एक्सपेक्टेशंस. उसके लिए जो सबसे बेस्ट टेक्निक है दैट इज स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टाइम ओरिएंटेड. हमने ये पॉइंट बहुत बार पहले स्टडी किया हुआ है. वी ऑल नो कि ये स्मार्ट की टेक्निक कैसे यूज होती है, किस तरीके से आपने ऑब्जेक्टिव्स को
एक्सपेक्टेशन को स्पेसिफिक बनाना है, नॉट द वेग वन। सेकंड, मेजरेबल, वो स्पेसिफिक होगा तो वो मेजरेबल भी आसानी से बन सकेगा। नेक्स्ट, अचीवेबल, ऐसा नहीं कि जमीन में से आपने दूध की नहर निकाल देनी है तो वो आप उस तरह का कोई टास्क रख दें, दैट शुड बी अचीवेबल, समथिंग लॉजिकल। नेक्स्ट इज रिजल्ट ओरिएंटेड, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट हो, फिलबदी वो काम ना हो रहा हो या वो उसका कोई ऐसा ना हो कि जी उसका एंड में कोई रिजल्ट ही निकालना, वो कोई रिजल्ट ओरिएंटेड किस्म का टास्क हो। एंड टाइम ओरिएंटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, उसका टाइम के लिहाज से भी आपने उसकी मेजरमेंट करनी है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स फॉर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट प्लानिंग एस्टैब्लिश मेजरमेंट क्राइटेरिया। नंबर 1, क्वांटिटी specifies how much work must be completed within a certain period of time। क्योंकि हमने परफॉर्मेंस को हम लोग या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को हम लोग इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के इटसेल्फ टूल्स एंड टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, और उन टूल्स में जब हम प्लानिंग करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, तो वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कौन कौन से टूल्स हैं, उसमें इस्टेब्लिश मेजरमेंट क्राइटेरिया में आपने ये देखना है कि क्वांटिफाई उसको करना है। स्पेसिफाइज हाउ मच वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आप ये नहीं कह सकते कि जी 1 ईयर का प्रोजेक्ट जो है विद इन 1 मंथ इस बंदे ने करना है, इट्स नॉट पॉसिबल। उसका कितना पोर्शन कितने टाइम में, आप ये देखें, पोर्शन मीन्स स्कोप, टाइम मीन्स टाइम। आपने इन दोनों चीजों को मैप कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, कितना पोर्शन या कितना स्कोप कितने टाइम में वो कंप्लीट करेगा, और उन दोनों की कुछ लिमिटेशंस होंगी या कुछ उनकी बाउंड्रीज होंगी। इट्स नॉट दैट कि आपने वो बहुत बड़ा टास्क छोटे टाइम के लिए दे दिया या बहुत छोटा टास्क बहुत बड़े टाइम के लिए दे दिया, दोनों इक्वली या एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे होंगे। क्वांटिफिकेशन के बाद क्वालिफिकेशन या क्वालिटी आप देखें, डिस्क्राइब्स हाउ वेल द वर्क मस्ट बी अकॉम्प्लिश्ड, specifies accuracy, precision, appearance or effectiveness, sensitivity to diversity and culture। The point is कि आपने उसकी क्वालिटी भी फिर देखनी है। पहले क्वांटिटेटिव मेजर्स थे, अब क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, क्योंकि मेजरमेंट क्राइटेरिया आप उसका एस्टैब्लिश कर रहे हैं। लेट्स से कि एक टास्क है, ये पेन बनाना है, तो इसकी क्वांटिटी भी आपने देखनी है कि इसमें से कौन सा पोर्शन वो पर्सन अचीव कर रहा है, ये कौन सा पोर्शन इस बंदे ने काम करना है इसके ऊपर। उसके बाद जो पोर्शन है वो कितने टाइम में कंप्लीट करना है, ये आपकी होगी क्वांटिटी। अब क्वालिटी इज कि उस काम को अचीव करने के लिए आपने क्या स्टैंडर्ड्स रखे, उन स्टैंडर्ड्स को, उसकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन, बेंचमार्क, इसको आपने डिस्क्राइब करना है। ऑल्सो इफेक्टिवनेस, सेंसिटिविटी टू डाइवर्सिटी एंड कल्चर, और इसके साथ साथ आपने कल्चर के लिहाज से भी जहन में रखना है और उसकी डाइवर्सिटी को भी क्वालिटी का एक वेरिएबल क्रिएट करना है। नेक्स्ट इज टाइमलीनेस, आंसर द क्वेश्चन बाय व्हेन, हाउ सून और विद इन व्हाट पीरियड। क्योंकि हम लोग मेजरमेंट क्राइटेरिया इस वक्त एस्टैब्लिश कर रहे हैं, सो उसमें आपने पहले मेजरमेंट क्राइटेरिया में रखा क्वांटिफिकेशन, सेकंड में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, थर्ड में आपने उसके टाइमलाइंस डिसाइड करनी है कि कब तक करना है और कितनी जल्दी आप उसको कर सकते हैं, और टोटल टाइम पीरियड क्या है। सो वो स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम, आपका वो लैग टाइम बीच में कि एज सुन एज पॉसिबल आपने उसको करना है या बाय विच डेट आपने वो टाइम, ये सारी चीजें अपने टाइम लाइन्स में आप डिस्क्राइब करेंगे या उसको बताएंगे। इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड व्हेन परफॉर्मेंस कैन बी असेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन, बजट, सेविंग्स। Now, performance management tools for performance and development planning identify gaps to achieve objective. By evaluating employees' current job skills to those needed for the performance objectives, training and development needs will be identified. Describe specific development activities. Identify areas needing improvement. Again, identification आ गई यहाँ पे, जिन जिन एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत आपने पहले उनको आइडेंटिफाई करना है। प्रोवाइड स्पेसिफिक एंड रियलिस्टिक सजेशंस, गिव एडवांस थॉट
to amount of supervisory time required. Consider employees' key interest and or developmental needs and alignments with departmental goals. Now, the second component of performance management is coaching and progress review. Performance management tool for coaching and progress review. When? Very important point. Conduct ongoing feedback and coaching sessions throughout the year. मैंने आपको आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जो टूल्स हैं, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इटसेल्फ है, इसको कोचिंग के साथ लिंक किया जाता है। रीज़न कि अगर ये वाला या ये कैटेगरी आप कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं तो फिर हो सकता है या बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई बड़ा ड्रास्टिक किस्म का किसी भी किस्म का आपको स्टेप लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि ये जो आपका ऑनगोइंग फीडबैक वाला कॉन्सेप्ट है, ये ऑनगोइंग फीडबैक आपको बहुत सारे मसले हल करने में हेल्प करता है। आप घर में भी देख लें, अगर आप बच्चे को किसी भी किस्म का फीडबैक नहीं दे रहे, देयर इज अ ह्यूज चांस कि वो बच्चा डेविएट हो जाएगा, देयर इज अ ह्यूज चांस कि उस बच्चे को अपनी गलती का ही नहीं पता होगा। लेकिन आप अगर उसको कॉन्टिन्यूस बेस पे ऑन गोइंग आप उसको फीडबैक प्रोवाइड करते रहेंगे तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि वो जो बहुत सारी गलतियां उसने फ्यूचर में करनी थी या जो उस वक्त कर रहा था या कर रहा है, उस फीडबैक की वजह से वो करे ही ना। देयर इज अ ह्यूज चांस। सो ये जो आपके ऑनगोइंग फीडबैक कोचिंग सेशंस होते हैं, ये फिर कहूँगा जैसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मैंने कहा था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो ये कोचिंग है। एक्चुअली ये आपके कोचिंग और मेंटरिंग वाला जो पॉइंट होता है, ये आपको हेल्प करता है कि वो आपने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट करने के लिए जो फर्स्ट आपकी स्ट्रैटेजी है वो ये हो सकती है, या जो इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी है वो ये कोचिंग और मेंटरिंग है, और ये आपने थ्रू आउट द ईयर करनी है। लेट इट बी द टू वे कम्युनिकेशन, डोंट बी अ स्टिफ नेक पर्सन, टॉक टू द एम्प्लॉयज, टॉक टू पीपल और उनसे कम्युनिकेट करें, ऑलवेज विद अ स्माइली फेस एंड सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विद इन योर माइंड, लेकिन आपने उससे कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट इज हाउ। व्हेन तो हो गया, समझ आ गई, बता दिया, पूरा साल करना है थ्रू आउट द ईयर, लेकिन हाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। लेट एम्प्लॉय नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। आपने उनको ये चीज जरूर बतानी है कि उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि अगर बच्चे को लेट्स से बच्चे को ये ही नहीं पता कि आप एक्चुअली उससे क्या चाह रहे हैं, उसका तो जहन अपने मुताबिक है, वो आपके लिहाज से तो अलाइन नहीं हो रहा क्योंकि आपने उसको कम्युनिकेट नहीं किया। सो आप जब तक आप उसको कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं बता सकेगा या वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन नहीं होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लेट द पर्सन नो कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सेम एज द केस जैसे मैंने बताया कि बच्चा जो है वो तो अपने जहन के मुताबिक काम कर रहा है, वो तो आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन ही नहीं है। जब तक कि आप उसको इन्फॉर्म नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को या आपके साथ अलाइनमेंट में हेल्प करने में वो कभी भी कोई इफेक्टिव स्टेप नहीं लेगा। अलाउ एम्प्लॉयज सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म देयर जॉब। आप उनको एक स्पेस दें, टाइम दें, उनको अपॉर्चुनिटीज दें, उनको वो स्पेसिफिक जब स्पेस मिलेगी और उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर हो सकता है कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को अपने टास्क को अकॉम्प्लिश कर सके। वी ऑलवेज हियर दिस थिंग कि यार मुझे टाइम ही नहीं मिला ये काम करने का। ये जो पॉइंट होता है विच वी ऑलवेज हियर और वी मैनी टाइम वी आवरसेल्फ वी सेड दैट थिंग कि यार मुझे तो वो स्पेसिफिक टाइम ही नहीं मिला, मुझे तो वो इनफ टाइम नहीं मिला, या मुझे पेपर अटेम्प्ट करने का टाइम ही पूरी तरह नहीं मिला, मैं इसलिए परफॉर्म नहीं कर सका, अगर मुझे टाइम मिलता मैं कर लेता। सो ये वाला पॉइंट जो है ये ना हो, आप उनको एक सफिशिएंट टाइम दें, एक सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। नेक्स्ट इज लेट एम्प्लॉयज नो हाउ दे आर डूइंग, और उसके बाद आपने उनको बताना भी है, अगेन फीडबैक कॉन्टिन्यूस, आपने उनको बताना भी है कि
आपको याद है कि हमने पीछे लेक्चर्स में एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि जैसे वो हमारी ड्राइंग की क्लासेस होती थी, उसमें हमारे टीचर हमें एक असाइनमेंट दे देता था और उसके बाद ही कीप्स ऑन चेकिंग एवरीवन, आगे से स्टार्ट करते करते पीछे तक आते, पीछे से फिर वापस फर्स्ट पर्सन तक आते थे और उनको बताते थे, वो हमें बताते होते थे कि आप यहाँ पे यूं कर सकते हैं, इसको यूं कलर करें, बाउंड्री यहाँ पे ये क्रिएट करें, इस कलर कॉम्बिनेशन को इस तरीके से क्रिएट करें। वो दैट टीचर यूज्ड टू टेल अस एवरीथिंग और वो ऑनगोइंग होता था, हमें बताते रहते थे कि आप इस चीज को इस तरीके से कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो योर टास्क कि आपने उनको बताना है कि किस किस टाइम में आप उनको चीजें बता सकते हैं कि वो काम कैसा करें, कहाँ पे गलती करें, इस तरह की गलती आगे इस तरह के ब्लंडर को लीड कर सकती है। सो अगर आप अभी से रुक जाएंगे तो आगे इस तरह की मिस्टेक नहीं होगी। तो वो इस तरह की आप एक्टिविटीज करते रहते हैं। सीक द एम्प्लॉयज ओपिनियन। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर जगह पे हर बार हर चीज में आप ठीक हो, उसके ओपिनियन भी लें। हो सकता है उसके पास कोई बेहतर आइडिया हो या उसके ओपिनियन में चीजें किसी और तरीके से होनी चाहिए। सो वो डिस्कशन जरूर क्रिएट करें। आस्क द एम्प्लॉयज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक वेज टू एनहांस परफॉर्मेंस एंड टेक ओनरशिप। जब आप ओपिनियन लेते हैं तो उसमें एक चीज ये भी जहन में रखें कि आप एम्प्लॉय से भी पूछ सकते हैं कि आप किस तरीके से इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो, आपको वो क्या चीजें चाहिए या आपके ख्याल में ये काम किस तरीके से बेहतर हो सकता है। सो उसके वो एक ऑनरशिप भी है उसकी। जब एडवाइजरी एस्पेक्ट आप देखें तो एडवाइजरी एस्पेक्ट बेसिकली एक एम्पावरमेंट का एस्पेक्ट भी होता है। वो बंदा उस चीज को ऑन करना शुरू कर देता है। इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी। हमसे अगर इवन के कोई ओपिनियन मांगता है, कोई एडवाइस मांगता है, वी सर्टेनली गिव एडवाइस टू द पर्सन अगर हम उसके साथ लॉयल हैं, हम उसके साथ सिंसियर हैं और उसको हम उस चीज को खुद ऑन करके हम उसके मुताबिक उसको रिप्लाई बैक करते हैं। How is continuing? Give feedback on employees' idea and give your own. Summarize meeting outcomes and set a follow-up date. Express confidence and support. अच्छा, ये जो second last point है यहाँ पे, summarize meeting outcomes and set a follow-up date. मैंने ये नोट किया है कि ये काम बहुत कम होता है। People are in habit of giving suggestions. लोग अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दे ऑलवेज सीक अटेंशन, दे ऑलवेज वांटेड देयर वर्ड्स टू बी टेकन एज गोल्डन वर्ड्स। चलो यहाँ तक तो हो गया, वो बड़े बड़े आइडियाज, बड़ी बड़ी बातें हो गई। मीटिंग के बाद अगर आप वो फॉलो अप डेट रखते हैं तो उसमें मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि बहुत से लोग बहुत सी बातें करने के बाद अगर वो फॉलो अप डेट होता है तो फॉलो अप डेट में वो पीछे हट जाते हैं। Because there are certain doers and there are certain dreamers. तो वो जो डूअर्स होते हैं वो तो उस फॉलो अप डेट को या उस फॉलो अप या एक्शन प्लान को या एक्शन आइटम को वो आगे लेके चलते रहेंगे। जो ड्रीमर्स होते हैं, दोज हु जस्ट से फॉर द सेक ऑफ सेइंग, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते रहते हैं। सो आपको उसमें जो है डूअर्स और ड्रीमर्स का डिफरेंस भी पता चल जाता है। एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट। ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंस और सपोर्ट जब तक शो नहीं करेंगे, यस यू कैन डू इट, यू आर द पर्सन, यू आर द मैन, ये वाली चीज जब तक आप नहीं करेंगे वो ऑब्वियसली एक एनर्जी क्रिएट नहीं करेगा आपके रिसोर्स के अंदर। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स फॉर कोचिंग एंड प्रोग्रेस रिव्यूज। फीडबैक शुड बी बिहेवियरल। फोकस फीडबैक ऑन एम्प्लॉयज बिहेवियर। Number 2, specific. Give specific examples of observation, avoid exaggeration. Example, always and nevers. ये always और never वाली चीज जो है इसको avoid करें। आप अपने example दें या अपने observation बताएं उनको कि मैंने ये चीज observe की है। ये नहीं कि मैंने हमेशा ये चीज observe की है आपके अंदर। That's a separate thing. इन दोनों का impact अलग है। Always be very specific while using certain words. और वो जो नेवर वाली चीज है, आई नेवर सी यू वर्किंग, ये वाली चीज इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। जॉब रिलेटेड फीडबैक मस्ट बी अबाउट बिहेवियर्स एग्जिबिटेड ऑन द जॉब। जो फीडबैक है वो आपके जॉब से रेलेवेंट जो आपका बिहेवियर है वो उसको स्पेसिफाई कर रहा हो।
ना कि उसका जो पर्सनल बिहेवियर है या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो उसका बिहेवियर है या अदर देन द वर्किंग आवर्स जो उसका बिहेवियर है उसके मुतालिक, वो उसके पर्सनल लाइफ, उसका पर्सनल मैटर है। आपको, हाँ, अगर आपको लगता है कि ये जो बिहेवियर है ये रिलेट करेगा बाद में या ये एक्चुअली उस स्पेसिफिक जॉब की वजह से है, देन यू कैन ऑलवेज इंटरवीन। लेकिन अदर देन दैट जो जॉब रिलेटेड बिहेवियर है आपने सिर्फ उसको फोकस करना है। इसी में मुझे एक और चीज़ याद आती है कि हम लोग अक्सर बायस हो जाते हैं, हम लोग अक्सर पर्सनल हो जाते हैं। अगर हम किसी का बिहेवियर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो उसको हम लोग रिलेट करना शुरू कर देते हैं विद ऑन जॉब बिहेवियर, और वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे मुंह से एज अ टीम लीड, एज अ मैनेजर, एज अ कोचर, मेंटोर, जो भी अपने आप को जिस भी आपने प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं हमारे मुंह से या हमारे जहन में वो चीज़ रिलेट कर जाती है। ट्राई नॉट टू, क्योंकि वो उसका अपना पर्सनल मैटर है। वो चाहे ऑफिस टाइमिंग या ऑफिस के बाहर या ऑफिस की बाउंड्री के बाहर या जॉब के बाद वो जो मर्जी में करे, आपका उससे कोई कंसर्न नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ उसका जो जॉब रिलेटेड बिहेवियर है उसके ऊपर फोकस करना है। बट आई हैव सीन और आई नो सर्टेन मैनेजर्स कि जो एम्प्लॉयज के जो पर्सनल बिहेवियर होता है उसके ऊपर भी बहुत फोकस रखते हैं। क्यों? रीजन, दे आर एक्चुअली कोचर और डेवलपर्स। उनकी थिंकिंग ये होती है कि एम्प्लॉय को हम प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में उनको बेहतर इंसान हम लोग बना सकें। एंड आई रिस्पेक्ट दोज काइंड ऑफ मैनेजर्स। फीडबैक शुड बी टाइमली, बैलेंस एंड रिस्पेक्टफुल। टाइमली फीडबैक शुड बी गिवन एज सुन एज पॉसिबल। टाइम मैटर्स अ लॉट। आपने किस टाइम पे जो चीज ऑब्जर्व की है आप उसको उसी वक्त अगले को बताएं। टाइम लैप्स अलाउज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर टू बी रिपीटेड। ऑब्वियसली अगर वो टाइम लैप हो जाती है चीज तो वो आपका बिहेवियर दोबारा, वो जो एटीट्यूड है वो दोबारा अकर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बैलेंस द सैंडविच मेथड, डिलीवर पॉजिटिव फीडबैक फॉलोड बाय कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देन पॉजिटिव अगेन। आप अपना फीडबैक दें फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें। हम इस कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को क्रिटिक फीडबैक के तौर पे लिखना शुरू कर देते हैं। नो, आप अगर किसी को कंस्ट्रक्टिव वे में डेवलप करना चाह रहे हैं और किसी को नेगेटिव वे में डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसका फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम लोग बीच में एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्रिएट कर देते हैं। जैसे ही नेगेटिव पॉइंट आता है दैट बिकम द क्रिटिक एस्पेक्ट। वो क्रिटिक एस्पेक्ट जो है वो बेसिकली आपका नेगेटिव फीडबैक बन जाएगा। उसके ऊपर लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं या वो थोड़ा सा साइड पे हो जाते हैं। आप अगर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे, एनी सजेशन दैट इज कंस्ट्रक्टिव, कि वो उसको हेल्प आउट करेगी या उसको सोचने पे मजबूर कर देगी आपके रिसोर्स को कि हाँ जो काम मैंने किया है उसको मैं अगर इस तरह कर लेता तो बेहतर था, और उससे पहले आप उसको एक, जिसे हम कहते हैं शाबाशी वाला, और उसके बाद भी आखिर में भी एक शाबाशी वाला। दैट्स अ सैंडविच मेथड कि दोनों तरफ आपने उसको थोड़ा सा पॉजिटिव फीडबैक दिया लेकिन बीच में आपने उसको बता दिया कि हाँ ये वाला एरिया जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं तो उस काम को आप इस तरह कर लें। सो अगर आप ये तीनों चीजें कर लेंगे तो यू आर द परफेक्ट रिसोर्स। सो दैट काइंड ऑफ अ वर्डिंग, ये चीज हमेशा लोगों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनके अपने अंदर देती है। नो, रिस्पेक्टफुल feedback is more easily accepted if the employee dignity and self-worth are kept intact. Major point, जब भी लोगों को मैंने देखा है कि वो फीडबैक दे रहे होते हैं, they always try to make it as harsh as possible. वो शायद उसके रीजन ये होते हैं कि वो अपना थोड़ा सा गुस्सा उस चीज का निकाल रहे होते हैं। अवॉइड दैट, रादर इस चीज को बिल्कुल खत्म कर दें। ऑलवेज कीप द aspect of dignity of anyone in your mind. आप जितना रिस्पेक्टफुल होंगे, लोगों से अच्छे तरीके से बात करेंगे, उतना ही ज्यादा ये लोग उस चीज को एब्जॉर्ब करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो HR के जो लोग होते हैं ना, दे आर मोर लाइक सेलिब्रिटीज। They always have to keep smile on their face, don't show the attitude, और वो जो एक goody good person जो होता है, it's more like that within the organization. ये celebrities के तौर पे होते हैं और इनको उसी तरीके से एक्ट करना चाहिए। आप explanation कम दें लेकिन अगले को अपना मैसेज डिलीवर कर दें, लेकिन with dignity and respect.
Next is verbal formal, verbal informal, written formal and written informal. Set up formal meeting time to hear a progress report from your employee. Verbal informal, a simple how it's going conversation. Written formal, letter or memo. And written informal, a note giving a quick update or input. By the way, ये सारे हमारे कम्युनिकेशन की थियरीज भी हैं. Next is some reasons for non-performance. Employees don't know what they are supposed to do. They don't know how to do it. There are obstacles beyond their control. They don't know when they should do it. They don't think it will work. Not motivated, poor attitude, not enough time for them to complete it. They don't know what the priority is. They think they are doing it, no feedback. Now, component of performance management, performance and development review. Performance review, why do them? To review employees' performance versus expectation. Obviously, हम लोग performance review इसलिए करते हैं कि हमने कुछ expectation रखी होती हैं, कुछ उस task के relevant कोई standards या benchmarks होते हैं, expectancy theories वगैरह वो सारी चीज़ें. लेकिन उसके साथ साथ हमने उसको जब तक परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा उसने कितने % अचीव कर लिया. ये परफॉर्मेंस रिव्यू आपके साल के आखिर में भी होता है, आपने एंड पे रखा होता है, लेकिन इसको क्वार्टरली, मिड ईयर, हाफ ईयर इस तरह भी आप कर रहे होते हैं, सो दैट कि वो एंड ऑफ द ईयर जब वो सारी प्रोडक्ट टेढ़ी मेढ़ी बन गई तो फिर आपने अगर जाके बताया कि जी ये तो पेन मुझे इस तरह का चाहिए ही नहीं था, तो उस रिव्यू या फीडबैक का कोई फायदा नहीं है. इट्स ऑफ एब्सोल्युटली नो यूज. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मुझसे पूछें तो ये आपकी गलती है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि मैं ये काम गलत कर रहा हूं. अगर आप पहले मुझे बता देते, शुरू में मुझे बता देते कि ये जो मैंने पहला स्टेप या जो फर्स्ट मैंने ब्लॉक रखा है ये ही मैंने टेढ़ा रखा है, तो वो कभी भी मुझे गलत प्रोडक्ट एंड में ना बनती. या आपने अगर उसको टाइमली रिव्यू कर रहे थे या टाइमली उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, तो वो काम कभी भी गलत ना होता. आपने अगर शुरू से ही MNC का मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया है और आप उससे बस काम ले रहे हैं, तो फिर ये एम्प्लॉय की गलती नहीं है, ये फिर आपकी गलती है. टू क्लैरिफाई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अंडरस्टैंडिंग. और आप इसलिए भी परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं कि आप क्लैरिफाई करते जाएं. बहुत बार ऐसे होता है कि हमें किसी नई जगह पे जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं. बेशक वो बता दिया जाता है, JD में लिखा होता है सारा कुछ, लेकिन एम्प्लॉई है, इंसान है, उसको एकदम से वो लिंक डेवलप नहीं होता है, वो टाइम लेता है. जब आप कॉन्टिन्यूस परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे होते हैं तो वो आपको मजीद क्लैरिफाई कर रहा होता है. आप कोई चीज़ लैग कर रहे हैं, आपको नहीं पता, लेकिन मैं अगर आपके परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहा हूं तो मैं आपको वो सजेस्ट करूंगा कि ओके स्टार्ट डूइंग दिस थिंग ऑल्सो. सो वो आपको मजीद क्लैरिफाई कर देगा आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अंडरस्टैंडिंग्स को. टू हेल्प प्लान डेवलपमेंटल नीड्स. आपको ऑब्वियसली डेवलपमेंटल नीड्स जो हैं वो आपको हेल्प, उसके लिए आपको ये हेल्प करते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू कि अगर आपकी कोचिंग, मेंटरिंग, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई और एक्चुअली इस एम्प्लॉय को किसी टेक्निकल चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है या स्पेसिफिक एरिया में कोई आपने उसको कोई लर्निंग प्रोग्राम उसको डिलीवर करना है, तो वो उसको हेल्प कर देगा. ये परफॉर्मेंस रिव्यू उस चीज़ की बेसिक्स बन जाएंगी. टू प्रोवाइड ऑनेस्ट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. और ऑब्वियसली आप एक ऑनेस्ट और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देंगे, ये आपको परफॉर्मेंस रिव्यू देता है. Next is preparation for review. Review past 12 months performance record. Gather input from others. Review documents from coaching feedback sessions. Review written notes or communications. Compare performance objectives to results. Examine results against their impact on the college's goal. Encourage employee to submit their list of accomplishment. Review employees' development objectives. अब एक एक अगर पॉइंट को आप उठा के देखें तो ये सारे पॉइंट्स बेसिकली आपके जो परफॉर्मेंस रिव्यू को आप रखें मिडल में और इन सारे पॉइंट्स को उसके
एक डायमेंशन क्रिएट करते जाएं। नंबर 1 इज रिव्यू पास्ट 12 मंथ्स परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। इट्स मोर लाइक अ चेकलिस्ट। आपने इसको टिक कर लेना। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को इसी तरह लिख के इनके आगे टिक भी करते जाएं कि क्या आप ये काम कर रहे हैं, या आपको तमाम डायमेंशंस बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस रिव्यू का आपको कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या आप कौन कौन से एरियाज में एक्चुअली परफॉर्मेंस रिव्यू का जो डेटा है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। गैदर इनपुट फ्रॉम अदर्स, उसके जो कॉलीग्स हैं या आपके जो एम्प्लॉय के साथ जो फ्रेंड्स हैं, जो टीममेट्स हैं, आप उनसे भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। रिव्यू डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम कोचिंग फीडबैक सेशंस। आप जो पहले से आपने जो कोचिंग और फीडबैक सेशन आप जो वो नोट्स लेते होते थे, जो एक्शन आइटम लिखते होते थे, फॉलो अपडेट्स जिसके अगेंस्ट होती थी, एमबीओज, ये सारी चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंट के तौर पे होनी चाहिए। आप वहाँ से भी रिव्यू निकाल सकते हैं। रिव्यू रिटन नोट्स और कम्युनिकेशन, अगेन जो आपने कम्युनिकेशन की है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, अगर उसको कोई नोट्स हैं आप उसको पिक कर सकते हैं। कंपेयर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स टू रिजल्ट्स, और परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स और रिजल्ट्स जो हैं उन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। एग्जामिन रिजल्ट्स अगेंस्ट देयर इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके रिजल्ट्स हैं और उनका इम्पैक्ट है अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। encourage employees to submit their list of accomplishment। आप एम्प्लॉयज़ को भी, क्योंकि बाज़ का ये होता है कि आप ऑब्वियसली हर एम्प्लॉय के आप अकॉम्प्लिशमेंट के ऊपर आपकी उस तरीके से नज़र नहीं हो सकती, या वो चीज़ें आप नहीं पिन पॉइंट कर सकते कि जो वो कर रहा है। हो सकता है वो ऑफ शोर वो कंसल्टेंट हो सकता है वो किसी फील्ड ऑफिस में बैठा हो, आप हेड ऑफिस में हैं। सो आप एम्प्लॉयज़ का जब फीडबैक ले रहे हैं या उसका रिव्यू कर रहे हैं तो उसमें ये एक एरिया भी इंक्लूड करें कि वो अपनी अकॉम्प्लिशमेंट खुद आपको बताए कि ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम उसने इसमें अदर देन द वर्क या फॉर कंप्लीटिंग हिज वर्क उसने क्या क्या काम किए, या इस काम को कंप्लीट करने में उसने कोई क्रिएटिविटी लेकर आया, उसने टाइम कितना यूज़ किया, एनीथिंग। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो काम को बहुत डिफरेंट तरीके से करने के आदी होते हैं, उसमें बाज़ औक़ात बहुत नई नई टेक्निक्स निकल आते हैं, नए नए मेथड्स निकल आते हैं, तो आप उनसे उनकी अकॉम्प्लिशमेंट भी ज़रूर पूछिएगा। रिव्यू एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स, और एम्प्लॉय के जो डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको भी आप रिव्यू करें। Now during the meeting, performance review meeting, state purpose of discussion, give recognition for each objective, accomplishments, areas of strength, specify areas for each objective where performance can be improved, summarize overall performance. Now in that meeting, when you are having that conversation or that formal meeting with that employee, सबसे पहले आप तो अपना purpose state करें कि okay, this meeting we called here for the performance review of the employee XYZ। आप उसको बताएं और फिर उसका so that कि वो उस frame of mind में already हो कि जहाँ पे अगर उसने कोई चीज़ defend करनी है तो he must be knowing कि उसने किस चीज़ को कहाँ पे कैसे defend करना है। Give that opportunity to the person। Next is give recognition for each objective, accomplishment, areas of strength। वो जो सैंडविच वाली स्ट्रैटेजी थी उसको अपने जहन में रखें आप। अगर इन पॉइंट्स को भी आप देखें तो अदर देन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड और फोर्थ पॉइंट जो है ये बोथ पॉजिटिव चीजें हैं और दरमियान में आपके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है। इट इज ऑल्सो अ सैंडविच मेथड। आपने सबसे पहले रिकग्नाइज करना है या रिकग्निशन फॉर ईच ऑब्जेक्टिव अकॉम्प्लिशमेंट, जितने काम उसने किए हैं सबसे पहले आप वो पिन पॉइंट करें, क्योंकि मकसद है आपने एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस रिव्यू देनी है, ना कि उसको डिसहार्ट करना है या उसको कोई इंसल्ट करनी है। आपका एक्चुअल मकसद है काम निकलवाना, एक्चुअल मकसद है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, गोल्स को अचीव करना। सो जब आपका ये ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए आपकी सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए कि आप पॉजिटिव वे में काम करें। गिव रिकग्निशन फॉर ईच ऑब्जेक्टिव, अकॉम्प्लिशमेंट, एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ्स वाला उसको बताएं। देन एरियाज फॉर ईच ऑब्जेक्टिव वेयर परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव,
और फिर उसके बाद वो जो वीकनेसेस हैं या वो जो गैप है, एनी एरिया इन विच दैट पर्सन इज लैकिंग, आपने वो बताना है. देन समराइज ओवरऑल परफॉर्मेंस, और उसके बाद ओवरऑल परफॉर्मेंस को आपने समराइज करना है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. टिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.